जी अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। आज मेरे साथ रेगुलर रेलू कट्टे तो मौजूद नहीं है, मगर मेरे साथ दो गेस्ट रेलू कट्टे मौजूद हैं, उमैर अली और मुर्तज़ा अली। दोनों पीएसएल के हार्डकोर फैंस हैं, पीएसएल एनालिसिस भी करते हैं, और उमैर का तो अपना यूट्यूब चैनल भी है क्रिकेट दीवाने के नाम से। तो आज हम बात करेंगे यार, इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाऊं, आज हम बात करेंगे जनरल। आज कोई एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहे हम। एक तो ये कि कल हम पेशावर का प्लेइंग 11 का शो करना भूल गए थे, आज हम उसके ऊपर बात कर लेंगे और इनपुट ले लूंगा मैं मैर की और मुर्तजा की एक्सपर्ट इनपुट ले लूंगा पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 के ऊपर कि उनके क्या उस पर राय है। इसके अलावा हम जनरल जो पीएसएल न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, इनके साथ डिस्कस कर लेंगे और तमाम टीम्स पे जायजा ले लेंगे। स्पेशली दोनों गेस्ट से पूछेंगे ये किस टीम को सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, उनकी टीम्स का क्या हाल है, और ओवरऑल एक फाइनल रेटिंग अपने गेस्ट के साथ ले लेंगे कि ये पीएसएल की तमाम टीम्स को किस जगह पे देख रहे हैं। तो उमैर और मुर्तजा अली, आप दोनों को वेलकम टू द शो। जी जी, बड़ा अच्छा लगा जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो सबसे पहले थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। गुड गुड, नाइस टू हैव यू गाइस ऑन आवर शो। तो यार आज आपको पता है कि आज हमने जनरल गपशप करनी है। सबसे पहले तो यार सबसे हॉट टॉपिक तो ये चल रहा है, राशिद खान का चल रहा है उमैर। तो राशिद खान के बारे में आपके पास क्या खबर है, आप पहले बताएं। अच्छा, राशिद खान का अच्छा, ये जो ड्रॉप सीन तकरीबन कह सकते हैं कि आज हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 दिन में मतलब सबसे बहुत टॉपिक पीएसएल के अंदर भी यही था कि राशिद खान इज ही अवेलेबल फॉर द फुल सीजन और फॉर 2 और 3 मैचेस। तो आज एक काइंड ऑफ अ ड्रॉप सीन हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान की आज प्लेइंग जो प्लेइंग है उन्होंने, अच्छा बड़ी एक मजे की बात ये है, आप देखें साकिब भाई के जिम्बाब्वे ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया था वो 16 मेंबर है, इन्होंने 20 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें 2 रिजर्व प्लेयर्स भी हैं। तो और ऊपर से जिम्बाब्वे की टीम देखा जाए तो एक तरह से सी टीम उन्होंने कह सकते हैं कि बी भी नहीं है बल्कि सी टीम उन्होंने अनाउंस की। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के मे बी राशिद खान को शायद रेस्ट मिल जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो वो मतलब कह सकते हैं कि मैं देख मतलब एज अ फैन अफगानिस्तान का मैं ये देखना चाहता था कि हाउ अफगानिस्तान परफॉर्म विदाउट राशिद इन टेस्ट क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा नहीं हुआ। लेकिन स्टिल थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि जहां तक मेरी न्यूज है कि जो लाहौर कलंदर मैनेजमेंट है, आपने देखा होगा कि गफार जो है उन्होंने भी ये ट्वीट किया था, वो अपने इसमें यूट्यूब चैनल में बताया था कि फुली अवेलेबल है। बोले बोले, सुन रहा हूँ मैं आपको। जी जी, अच्छा अच्छा ठीक हो गया। वो मेरे ख्याल में शायद वो आपका स्टिल हो गया था, इस वजह से कहीं बाद अच्छा, में नहीं नहीं चली गई होगी। नहीं, वो शायद अच्छा मैं खुद ही उसमें, स्टिल हो गया था, अच्छा मगर अब, अब बात करें। अच्छा अब्दुल गफ्फार का सिनेरियो ये था, उन्होंने ये बात अपने यूट्यूब चैनल में बताया था कि वो लाहौर मैनेजमेंट से काफी क्लोज हैं, वो ये कह रहे हैं कि फुली अवेलेबल है। उसमें सिनेरियो यही हुआ था कि उनका, क्योंकि वो एमिरेट्स जो एयरलाइन है उन्होंने तकरीबन यूएई में बैन किया हुआ था जिम्बाब्वे की तरफ से। तो देर इज नो अदर ऑप्शन। उस वक्त ये नजर आ रहा था कि जब वो लोग आ ही नहीं सकेंगे तो सीरीज कैसे होगी। लेकिन देर इज वन ऑप्शन के जो जिम्बाब्वे की तरफ से उन्होंने लिया है वो एथोपियन एयरलाइन का, कि उनके कैपिटल से उन्होंने दे आर ट्राइंग के वो हम किस तरीके से रीच कर सकें जिम्बाब्वे, जिसकी वजह से वो शायद उनका काम कर गया ऑप्शन, और जिसमें से उन्होंने जिम्बाब्वे की जो है वो स्क्वाड अनाउंस किया, और फिर अफगानिस्तान ने 2 दिन बाद आज अनाउंस कर दिया। तो स्टिल देर इज अ स्लाइट, जिसे कहते हैं कि 0.12% जिसे कहते हैं कि बस एक फैन के तौर से कह सकते हैं कि वो एक उबाम ये रह गया कि जब तक वो और शायद इसी वजह से अगर आप देखेंगे आज रिप्लेसमेंट में मेरे ख्याल में लाहौर ने रिप्लेसमेंट अभी तक राशिद की नहीं ली, कि जब तक मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे टीम पहुंच नहीं जाती यूएई, तो या उनका आने का ज्यादा क्लियर नहीं आउट नहीं हो जाता, तब तक मेरे ख्याल में दे आर वेट फॉर। अच्छा चलिए, मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि उमैर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है लाहौर से और मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है वाशिंगटन से। तो चलिए मुर्तजा को लेते हैं। मुर्तजा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी और मेरी एक ही प्रॉब्लम होती है, हम जब सुबह सो के उठते हैं तो सारी खबरें तो गुजर चुकी होती हैं, तो हम लोगों के ऊपर बिजली बन के वो खबरें गिरती हैं। तो आपके ऊपर आप के पास क्या न्यूज है, और राशिद खान के हवाले से अब अगर फर्ज करने के वो चले जाते हैं, यार दो ऑप्शंस मुर्तजा मेरे ज़हन में आ रही हैं। लाहौर के अंदर अभी भी राशिद खान को रिटेन कर सकता है, उस पर आप अपनी राय दें। एक तो यार ये गवर्नमेंट के साथ बात करें कि सारा बंद कर दें ट्रैफिक और दूसरा ये कि अगर वो थोपिया के थ्रू आ रहे हैं
तो उधर बड़ी करप्शन है, उधर किसी को पैसे शैसे लगाए उनको कहीं यार इनको नहीं आने देना, जमीन को यूएई जाने नहीं देना। तो आप वेलकम टू द शो और बताइए आपकी क्या इनपुट है इस पे। जी मेरी तो ये है कि ये पहली बात है, अगर ये पिक हुए हैं तो ये सिर्फ 2 से 3 मैच के लिए अवेलेबल होंगे ना PSL इफ ही गेट्स। उसके बाद फिर ये है कि अब रिप्लेसमेंट ये लेते भी हैं या नहीं, बिकॉज एज यू नो जो डेनली है इनके पास सप्लीमेंट्री में, वो भी स्पिन करा लेते हैं और ठीक है, इज नॉट बैड। एंड देन यू नो समित पटेल है इनके पास है स्पिनर। सो अगर तो ये रिप्लेसमेंट लेते हैं, मेरे ख्याल से दे शुड गो फॉर संदीप भी खेले हुए हैं, जेल हुए हैं टीम के साथ। तो मुझे बताएं मुर्जा कि अगर हम संदीप के साथ जाते हैं, लाहौर की ऑलरेडी तीन चार बॉलर्स ऐसे हैं जो बैटिंग नहीं कर सकते, स्पेशली आपको पता है कि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन, अगर उसमें संदीप को भी हमने डाल दिया तो वो ऐसा नहीं होगा कि टेल बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब कि हमारे 4 प्लेयर्स का सबको पता होगा कि इन्होंने बैटिंग नहीं करनी। बिल्कुल ये वही होगा। आई थिंक PSL 2 में के बस टॉप ऑर्डर था 4-5 डाउन तक बैटिंग थी, उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। PSL 3 में दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। हाँ, तो उस लिहाज से अगर तो राशिद चला जाता है 2 से 3 मैच बाद, तो देन दे शुड लुक एट, पता नहीं वैंडर डसन की क्या अवेलेबिलिटी है डोमेस्टिक खेला, बिकॉज फाफ डु प्लेसी तो खेल रहा है आके क्वेटा के लिए, और यू नो वो भी डोमेस्टिक का हिस्सा है, तो इनको चाहिए देखें अगर वैंडर डसन कुड बी अवेलेबल। यार अगर डसन अवेलेबल होता तो उसको इस्लामाबाद ने छोड़ना नहीं था। क्योंकि इस्लामाबाद ने जो 3 रिप्लेसमेंट्स की हैं, अली खान की कर ली, और कौन सा लिया, फवाद अहमद ले लिया उन्होंने, which was shocking actually, I was surprised कि वो लेग स्पिनर शायद मे भी उनको होगा, शदाब का अगर फिट ना हुआ पूरा, कुछ उसकी इंजरी का चक्कर चल रहा हो, तो उनके पास एक और लेग स्पिनर हो, तो मे बी दैट कुड बी द थिंग। और पॉल स्टर्लिंग ले लिया। अगर डसन होते ना, इन्होंने डसन को पिछले साल भी लिया था मगर वो अवेलेबल नहीं हुआ था, तो उन्होंने दोबारा इस दफा डसन को ले लेना था। इसका मतलब है कि डसन की अवेलेबिलिटी का कोई चक्कर होगा। हाँ वो यही होगा कि वो चाह रहे होंगे डोमेस्टिक के लिए। हाँ, तो चलिए उमैर आप बताएं कि राशिद खान की अगर लाहौर को जरूर, वैसे कल तक मेरे ख्याल में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिम्बाब्वे ने कल ट्रैवल करना है, अगर वो कल, दुआएं तो ये है कि यार वो किसी वजह से उनका मूड ही खराब हो जाए, ना जाए, मगर फर्ज करेंगे वो पहुंच जाती हैं, राशिद की रिप्लेसमेंट लेनी पड़ जाती है, तो कौन सी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा साकिब भाई, मैं थोड़ा सा अपनी जो सजेशन इस तरह से दूंगा कि आप ही के शो में आप शायद याद होगा कि समीर राना साहब ने बताया था कि दे गो फॉर द यूटिलिटी प्लेयर अनलेस द प्लेयर इज एन एक्स फैक्टर। तो अगर आप देखें तो इसमें एक्स फैक्टर तो कोई रिमेनिंग रह नहीं गया ड्राफ्ट के अंदर। तो इस देर जो एक नाम नजर आता है वो फैबियन एलन का है। उनका T10 में भी बहुत अच्छा गया है, वो नंबर 2, उन्होंने बॉलिंग में भी बहुत इंप्रूव किया है और बैटिंग में भी बहुत इंप्रूव किया है। मतलब आप ये देखेंगे एक तरह से ओब्वियसली उस कैलिबर की उमैर हो गए स्टक। आपको आवाज आ रही है मुर्जा उमैर की? नहीं मुझे नहीं आ रही। अच्छा, मुझे भी नहीं आ रही, वो स्टक हो गया। चलिए उतनी देर तक आपसे मुर्जा आप बताइए कि 2-4 और भी गर्मा गर्म न्यूज आई हुई हैं, आपने देखी होंगी। उमैर क्या हुआ था, आप स्टक हो गए थे, आपकी आवाज आना बंद हो गई थी, आप कंटिन्यू करें जी। अच्छा, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेट का थोड़ा सा आज इशू हो रहा है, हालांकि नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा था कि अगर फैबियन एलन को लिया जाए तो क्योंकि वो यूटिलिटी प्लेयर है और वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों के अंदर एक एड ऑन कर सकते हैं, टीम के बैलेंस आउट में काफी ज्यादा एक बेहतर, जैसे कि अभी मुर्तजा कह रहे थे कि उनकी बैटिंग जो है वो टेल लंबी हो जाती है। अगर हम लोग बहुत सारे संदीप लंबे चाने को कह रहे हैं, लेकिन नो डाउट बॉलर अच्छे हैं, अच्छे परफॉर्म भी किए, लेकिन आप याद करेंगे जब वो पाकिस्तान लेग पे आए थे तो उनको अच्छी खासी मार पड़ी थी और फिर वो हमें बैटिंग का भी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करते। तो जी, आई वुड रादर बेहतर से कि वो मतलब फैबियन एलन की तरफ अगर हम जाएं तो इट वुड बी अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू संदीप लम्बेचानी करंटली। बट फैबियन एलन का यही मसला है, वो वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का हिस्सा नहीं। आई थिंक बिल्कुल वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स की तरफ इसी वजह से टीम्स नहीं गई कि शायद उनकी तो सीरीज हो रही है श्रीलंका के साथ। हाँ जी, वो तो होगी पूरा मैच। इवन क्रिस गेल भी जो है वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 मैचेस के लिए है और 2 मैचेस के बाद गेल भी चला जाएगा क्योंकि ही इज एक्सपेक्टेड टू बी सिलेक्टेड ओवर देयर। चलिए उसके दे हैव फाफ डु प्लेसी फैंटास्टिक। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने तो अपने शो में बोला था कोयटा वालों को चाहिए कि गेल को ना कोई इंजर्ड ही कर दें ताकि फैफ से ही पूरा सीजन खेले। ज्यादा अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई है इनको। बिल्कुल। हाँ, और अगले साल ऊपर से वो टेस्ट से रिटायर भी होंगे ताकि भाई जिस तरीके से ये सीरीज ताकि भाई मैं कह रहा था कि जिस तरीके से ये सीरीज स्केड्यूल होती चली आ रही है PSL के अंदर,
मुझे लगता है कि वो एंड में वो सुल्तान अहमद ही रह जाएंगे हमारे लिए। नहीं नहीं, लोगों की कैंसिल भी हो रही है इंशाल्लाह। अभी देखे ना, एक तो कैंसिल हो गई है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की। ये इंशाल्लाह जिम्बाब्वे और ये अफगानिस्तान वाले में भी कोई ना कोई लास्ट मोमेंट पे कल कोई ना कोई चीज इसमें आएगी। चले मुर्तजा, आप मुझे बताएं, गर्मा गर्म 2-3 न्यूज हैं। एक तो बात कर लेते हैं, फैफ ने कोयटा में आते साथ ही सबसे पहले तो टेस्ट क्रिकेट को मारी लात, और अब कोयटा के लिए बड़ा अच्छा हो गया। इन द फ्यूचर के एक अच्छा प्लेयर इनको मिल जाएगा जो कि इनके लिए काफी अवेलेबल हुआ करेगा। तो आपकी क्या राय है कि इतनी जल्दी प्रीमेच्योरली, अभी भी 2-4 साल रहते थे उसके, इतनी जल्दी टेस्ट क्यों छोड़ गया वो? आई थिंक इसकी एज क्या, 36? फैफ की हाँ इतनी होगी, मतलब 35 से ऊपर का ही है। आई थिंक यूजुअली कर जाते हैं। आई मीन ऑस्ट्रेलियंस को भी अगर देखा जाए, बाकी भी साउथ अफ्रीकन काफी प्लेयर्स बाय 36 37 दे टेंड टू रिटायर, एंड प्लस आई थिंक because of him wanting to play the 2020 World Cup and focus on like the 2020 format. That's why I think उसने कहा कि टेस्ट सीरीज टेस्ट क्रिकेट से जरा ब्रेक ली जाए। हाँ यही हो सकता है, मे बी वो भी थोड़ी सी अब लीग्स खेलने के चक्कर में होगा कि अब मैं भी 2-4 लीग्स खेल लिया करूंगा इसके बाद। उन्होंने कहा भी था टू प्ले लीग, टू प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली 20 क्रिकेट। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका को ठीक ठाक झटका लगेगा, क्योंकि वो पहले भी जब एबी जब से छोड़ के गया उनके ऊपर जवाल आया हुआ है, ऊपर से फैफ भी छोड़ जाएगा तो उनके साथ तो अभी पाकिस्तान से भी हार गए वो। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका काफी स्ट्रगल करेगा। वैंडर डस्टन पर होगा प्रेशर काफी। हाँ सारा डसन के ऊपर, डसन क्लासन के ऊपर सारी चीज चले नहीं, मगर डसन गोना बी देयर एस बैट्समैन आफ्टर दिस। हाँ वेरी प्रॉमिसिंग। अच्छा उमैर, आप मुझे बताइए यार, 2-4 और गर्मा गर्म न्यूज हैं हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं बाकी टीम्स पे जाने से पहले। रिजवान को कैप्टन, 2 न्यूज है इसमें। एक तो ये कि अली तरीन इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद दिस पीएसएल मैनेजमेंट टाइप, जहां पर उनकी टीम मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट है, मेरे ख्याल में ही स्टिल हैज सम शेयर्स, जो न्यूज है वो, मगर वो टीम के हिस्सा नहीं होंगे, टीम मैनेजमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होंगे, एक वो। और दूसरा रिजवान वर्सेस उसको कैप्टन बना दिया, जबकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उसने, शान मसूद ने भी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अच्छा साकिब भाई, सबसे पहले तो आई वुड मतलब मैं अगर देखूं तो मैं अली तरीन का एक काफी बड़ा फैन हूं और काफी फॉलोअर भी हूं। तो आई वुड हार्ट ब्रोक कि जब मैंने सुना, क्योंकि आप ये देखें कि अली तरीन मतलब वो सेकंड नंबर पे हैं, उनकी फ्रेंचाइज भी और वो खुद भी, जो कि यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, वुमेन क्रिकेट की बहुत ज्यादा हक में बात करते हैं। सबसे ज्यादा मुल्तान में अगर आप देखें तो उन्होंने साउदर्न पंजाब में बहुत काम किया है क्रिकेट के हवाले से, और वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि आगे आगे रहे हैं। तो इस लिहाज से तो ओबियसली थोड़ा सा एक हार्ट ब्रोक है। लेकिन वो वाली बात अभी आपने कहा कि देयर आर सम शेयर, अब उनका उस में अब कितना रोल है वो अब देखना पड़ेगा आगे। लेकिन ओबियसली फिर वक्त तो एक बड़ी न्यूज ये है कि मुल्तान एक, जिसे कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक एफिलिएशन जो थी मुल्तान के साथ अली की वजह से, काफी फैंस की उससे थोड़ी सी ब्रेक वो हुई होगी, नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में आलमगीर उनकी चाचा ही है वैसे। चाचा तो भतीजे को नहीं निकाल सकता यार। बिल्कुल हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि रिलेशन और जो है जब आप प्रोफेशनल में आते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और बिजनेस, एक बिजनेस होती है क्या चीज है, बिजनेस यही चीज होती है कि आपने कुछ जहाँ प्रॉफिट या जहाँ वो चीज नजर आई वो आप उस साइड पे ग्रैब कर लें। तो ओबियसली ये उनके लिए तो खैर एक मे बी अच्छा साइन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पीएसएल के लिए अगर आप ये देखें कि ओनर्स हमारे, क्योंकि अगर आप देखें ऑल ओवर द लीग जो है ओनर जिस तरीके से पीएसएल के इतने ज्यादा इन्वॉल्व या उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग होती है, उस तरीके से थोड़ा सा इसमें मुल्तान वालों के फॉर्स भी थोड़ा सा हिट जरूर पड़ेगी। और जो आपने दूसरा कहा रिजवान को, तो मेरे ख्याल में रिजवान जस्ट हिट द पर्पल बैच। उन्होंने जिस तरीके से वो मतलब सबको अपने समझ जितने भी क्रिटिक्स थे उनको जिस तरह वो अपने बल्ले से चुप कराते आए हैं, या अपनी कीपिंग से या अपनी एक फिटनेस लेवल तो खैर उनका हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उस फिटनेस को अब काम में ला रहे हैं तो वो एक देखने बाकी वो दुनिया वो हैरान है, बल्कि पाकिस्तान के साथ दुनिया भी हैरान है कि यार दिस इज वन ऑफ द कीपर जो लुकिंग फॉरवर्ड। तो मैं ख्याल तो बहुत अच्छा और टाइमली डिसीजन है मुल्तान का, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक है बेसिकली। आप देखें कि मुल्तान वाले, आप कोई भी, हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे कि जब उनका रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था तो उन्होंने उस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में भी बहुत अच्छी पिक्स की थी। तो इस मामले में आप ये देखें कि रिजवान उनके ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है अपने अंदर। फिर वो उन्होंने, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि वो ओपन नहीं कर सकते टी20 में, उन्होंने सेंचुरी लगा दिया। मतलब जब जो सेंचुरी लगा दी तो फिर तब सारों के मतलब एक जब उन्होंने 90s किया तो उन्होंने कहा चलो ये फ्लूक लग गया, लेकिन जब उन्होंने सेकंड में उससे भी अच्छा खेल के दिखा दिया
तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी चीज रह गई थी कि उनको ना बनाया जाए। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा। और इसके साथ साथ जो शाहिन शाह अफरीदी को हमने भी वाइस कैप्टन बनाया लाहौर कलंदर वालों ने, तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि यंगस्टर है बिल्कुल। इस पे मैं आ रहा तो हूँ सॉरी कि था कि भाई पहले आपकी एक पिछली न्यूज मुल्तान की खबरों को पहले हम समअप कर लें। इस पे आता हूँ, लाहौर के ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो मुर्तजा, आपके क्या ओपिनियन है रिजवान वर्सेस शान मसूद के ऊपर? मेरा ये था कि नो डाउट रिजवान ने काफी परफॉर्मेंस दिखाई है वगैरह, बट आई स्टिल फील कि बिकॉज शान की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में भी अच्छी थी एज कैप्टन, एंड ही एक्चुअली डिड अ गुड जॉब। आई थिंक ही शुड हैव स्टेड कैप्टन, उसको रहना चाहिए था। रिजवान को वाइस कैप्टन बना देते, बिकॉज अब मेरा ये अब कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से इसकी परफॉर्मेंस ना मारी जाए फॉर द टीम। हो सकता है इट माइट अफेक्ट और माइट नॉट। मगर केपी को उसने शायद T20 टूर्नामेंट तो जितवाया था उसने, जितवाया था बिल्कुल। बिल्कुल। बट आई स्टिल फील कि शान को रखना चाहिए था एज कैप्टन, इसको वाइस कैप्टन बना देते। मगर उस पे मुर्तजा, उस पे वो भी तो बात हो रही थी कि दो एक जैसे प्लेयर हो जाएंगे। क्या मतलब? वो कह रहे थे ना दोनों पे टेस्ट लेबल लगा हुआ है, अब दोनों ने धो दिया है। मगर आपको पता है पाकिस्तान में एक दफा टुक टुक का लेबल लग जाए तो लाइफ लॉन्ग चलता है। That is true. बट अब मैं द थिंग टू सी इज कि अपना टॉप ऑर्डर कैसे करते हैं मैनेज, बिकॉज लिन टॉप ऑर्डर का प्लेयर, विंस है, रूसो आ जाता है 1 डाउन 2 डाउन भी खेल सकता है। आई एम जस्ट वेरी इंट्रिग्ड टू सी कि इनकी ओपनिंग क्या होती है। सही सही सही, ठीक है। तो आगे मुर्तजा आप यही बताएं, जब आपसे बात हो रही है तो लाहौर कलंदर ने शाहीन अफरीदी को बनाया है अपना वाइस कैप्टन, ये कैसी मूव है आपके ख्याल में? आई थिंक अच्छी, वेरी गुड मूव। अच्छी ग्रूमिंग मिल जाएगी उसको। ग्रूम तो पहले फखर को भी एक दफा किया था, कैप्टन बनाया था फखर को। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि सीधा अब वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी पे चले गए? तो ग्रूम करना चाह रहे हैं, यंगस्टर है, काफी टाइम है टू टू रियली एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज वाइस कैप्टन एंड टू आई थिंक कैप्टन हफीज है ना अब हमारे? नहीं, सोहेल अख्तर है। सोहेल अख्तर, सॉरी। तो टू प्ले अंडर हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड स्टफ, काफी अच्छी आई थिंक मूव है। ग्रूमिंग भी मिल जाएगी विद टू हैव एक्सपीरियंस प्लेयर्स विद लाइक हफीज एंड स्टफ इन द टीम, तो वो भी काफी सिखा देंगे इनको। तो गुड गुड गुड। चलो मैं आप बताएं कि लाहौर कलंदर ने फखर जमान को, हम तो यही ज्यूम करते हैं फखर जमान ही वाइस कैप्टन होगा, मगर शाहीन अफरीदी को बनाया। आपके क्या तासुरात हैं इस पे? अच्छा, मेरे तासुरात थोड़े से इस तरह हैं कि बल्कि मैं इस चीज़ को देख के खुश हुआ कि देखें जिस तरीके से शाहिन शाह अफरीदी इस टाइम पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं इन ऑल फॉर्मेट, तो उन्होंने सब में अच्छा ये किया कि उनको प्लाटीनियम कैटेगरी का जो एक लेवल है वो प्रॉपर लेने दिया। लास्ट में एम्बेसडर बना के बेचारों को डायमंड में ले आते थे हम, मतलब वो इट फील्स कि हमने कहीं ना कहीं इस प्लेयर को फिट किया हुआ है, तो उनको उनकी वो ही डिजर्विंग प्लाटीनियम कैटेगरी प्लेयर। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ की खुशी है। सेकंड, उन्होंने ये किया कि क्योंकि जो फील होता है कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट, अभी आपने फखर का एक सिनेरियो देखा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकएंड में होता है माइंड में, क्योंकि ऑब्वियसली फखर या शाहिन शाह अफरीदी ऐसे प्लेयर्स हैं कि इन पे और फ्रेंचाइज भी कहीं ना कहीं चाहती होंगी कि हमारे पास आए, तो मे बी उनको एक एड ऑन एजाज देने के लिए, और मेरे ख्याल में डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें कि पिछले वो उनका थंब भी उनका अनफिट हो गया था और उसकी वजह से उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस 100% देते रहे। मैं खुद इस्लामाबाद वाले मैच में लास्ट ईयर जो है वो देख रहा था, और उन्होंने जिस तरीके से 145 लिस्ट पे रेगुलरली बॉल कर रहे थे इन ब्रोकन थंब के साथ, तो देखने वाला, मतलब एक कमिट ये शो करता है कि उस प्लेयर की उस टीम के साथ कमिटमेंट लेवल किस है। तो उस कमिटमेंट लेवल को ऑनर करने के लिए एक अच्छा उन्होंने इकदाम किया। मेरे ख्याल में उनको वाइस कैप्टन बनाया। एक जाहिर बात है यंग एज है, उनके पास टाइम है सीखने का, अच्छी डिसीजन मेकिंग किस तरह करना है, और ऑब्वियसली आज नहीं तो कुछ अरसे बाद शाहिन शाह अफरीदी हमारे जो है पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी क़यादत करते हुए नजर आएंगे। अगर मतलब ये खैर अभी तो बाबर आजम है, लेकिन ये एक अच्छा बैकअप के तौर पे होना चाहिए। गुड गुड गुड। चलिए यार अगले टॉपिक पे आते हैं। मैं सोच रहा था आप लोगों से ओपिनियन लूंगा, तो मुर्तजा आप बताएंगे PSL का एंथम आया, हम लोगों का तो वही मसला होता है, हम सुबह उठते हैं तो सारी गालियां या अप्रिसिएशन हो चुकी होती है। तो मैं उठा तो मैंने देखा यार गालियां क्यों पड़ रही हैं, हुआ क्या है? तो वो देखा कि वो नसीबो लाल ब्लैक साड़ी में ऊंचा ऊंचा गा रही हैं, देखेगा क्राउड। तो व्हाट वर योर इमोशंस, और आपको कैसा लगा वो? मुझे तो ठीक लगा था, एंड टू हैव नसीबो लाल कम एंड सिंग, आई थिंक काफी पुरानी सिंगर रही है पाकिस्तान की, तो अच्छा लगा कि शी केम एंड गॉट इन्वॉल्व।
मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गाने में. आई थिंक इट वाज गाने की ग्रूव और बीट और रिदम तो वैसे बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. तो और वो सुनने में मजा भी आता है. और पीएसएल के एंथम्स हमेशा यू ग्रो इनटू इट और 3-4 दिन के बाद अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं. पिछले वाले को काफी टाइम लगा था, बट इवेंचुअली फिर आहिस्ता यू डू गेट. अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट, अभी तक 6 हमारे एंथम्स आ चुके हैं पीएसएल के, तो आपका कौन सा फेवरेट एंथम रहा है अभी तक? मेरा पीएसएल का आई वुड से वाज द पहले दो जो थे. पहला आई वुड से. अच्छा, पहला था. जैसा मेरा तीसरा है, वो जो तीसरे में बड़ा कोरस था, दिल से जान लगा दे, दैट वाज द बेस्ट इन माय ओपिनियन. चलिए उमैर, आप बताएं कि पीएसएल एंथम पे आपका क्या रिएक्शन था और आपको कैसा लग रहा है, और आपका बेस्ट पीएसएल एंथम कौन सा है आपका आज तक का? अच्छा साकिब भाई, इसमें ये है कि क्रिटिसिज्म 2-3 वजूहत की वजह से हो रही थी. अच्छा, मुझे वैसे नसीबुल लाल से कोई इतना कभी भी वो नहीं रहा. आप देखें कि जब हम रिप्लेसमेंट में एक मैचेस, जब लास्ट से मैचेस हुए थे जिसमें प्ले ऑफ में था, उसमें भी नसीबुल लाल का एक रैप आया था, क्योंकि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के मैच के अंदर ही उन्होंने पैकेट पे चलाया था. तो बड़ा एक डिफरेंट एक टच आ रहा था. उसी वजह से बेस पे इन्होंने कहा कि वाई नॉट कि हम इनको एक पूरा पीएसएल का चांस दिया जाए. तो ओबियसली थोड़ा सा डिफरेंट करने की एक कोशिश की गई है. और आप ये देखें तो अगर रेटिंग वाइज भी, तो 4th नंबर पे मेरे ख्याल में ये है ऑल ओवर. उसमें है पिछले वाले जो इन्होंने एंथम बनाया था उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया. और वो आप वाली बात है कि पीएसएल एंथम जितना आप सुनते जाए उतना आपको अच्छा लगता जाएगा. और अगर आप, मैं भी देख रहा था कुछ यूट्यूब वीडियोस पे भी उन्होंने जब बैकअप पे वॉइस ओवर लगाया हुआ था, तो इट फील्स रियली गुड इन द साउंड. तो आई रियली लाइक इट. बिल्कुल उसमें ये है कि, और जैसे आपने मुझसे पूछा कि कौन सा मुझे आवाज आना बंद हो गई है उमैर की, तो अगर अगले 5 सेकंड तक ना आई तो हम अगले टॉपिक पे मुर्तजा के साथ चलते हैं उतनी देर. उमैर, अगर आप हमें सुन सकते हैं, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है. अगर इसी तरह 1 मिनट तक रही आपकी तो आप बंद करके दोबारा आ जाइएगा, मैं आपको स्ट्रीम में दोबारा ले लूंगा. उतनी देर मुर्तजा के पास चलते हैं. मुर्तजा, आप बताएं कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं, और उस टीम के क्या हालात है? कर तो मैं लाहौर को रहा हूँ, बिकॉज मैं हूँ लाहौर का. सही, तो हमेशा करूंगा लाहौर को सपोर्ट. इस बार टीम भी इनकी काफी अच्छी लग रही है. काफी जो पिक्स किया, टॉम एबल काफी अच्छी पिक थी. जो डेंडी वेरी गुड. राशिद आई होप अवेलेबल रहे ज्यादा मैचेस के लिए. ही इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स ऑफ दिस पीएसएल. एंड देन इनके पास लोकल भी इनकी स्ट्रेंथ, इनका कोर ठीक है इस बार, बैटिंग एंड बॉलिंग. सो उम्मीद है काफी लाहौर इस बार आई कैन सी देम डेफिनेटली बीइंग सेमीफाइनलिस्ट एटलीस्ट, इफ नॉट फाइनलिस्ट. अगर वैसे राशिद के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, और फिर देखना है कि राशिद की रिप्लेसमेंट क्या मिलती है इनको. दैट इज बिग क्वेश्चन. क्योंकि देखिए, पिछली दफा हमारे पास अगर राशिद चले जाता है तो पिछली दफा हमारे पास क्रिस लिन फैक्टर था एक जी. वो हमें यार उम्मीद थी कि क्रिस लिन तो है ना हमारे पास, नहीं उसे परफॉर्म करके दिखाया लास्ट मैच. हाँ, तो अगर इस दफा राशिद भी ना हुआ 2 मैचेस के बाद या 3 मैचेस के बाद चले जाता है, तो फिर हमारे पास कोई एक्स फैक्टर प्लेयर तो होना चाहिए. बिल्कुल. और अगर इनको वो डसन या कोई और बड़ा प्लेयर नहीं मिलता, और अगर बड़ा प्लेयर कोई अवेलेबल होता तो शायद बाकी टीम्स को रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में मिल जाता. सिर्फ फैफ ही था, और फैफ तो वो ले गए कोयटा वाले. तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा. मगर ओवरऑल चलें उसको निकाल भी दें जी. तो मुर्जा, आपके ख्याल में लाहौर की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं? आई थिंक स्ट्रेंथ डेफिनेटली अगेन एज इन एवरी सीजन इनका टॉप ऑर्डर काफी सॉलिड है. अच्छा, मिडिल ऑर्डर में जरा ये अब डिपेंड करता है ना राशिद की अवेलेबिलिटी पर, कि टेल एंड पर जाके दोबारा दे वोंट हैव एनी लाइक वो आप कह रहे हैं ना एक्स फैक्टर प्लेयर, पावर हिटर, वो मिसिंग है. सही. आई मीन डेविड वीजा ठीक है, ही इज गुड, बट वो जो एक्स फैक्टर की बात करें ना, वो स्टिल इज मिसिंग. आपके ख्याल में डंक इस दफा चलेगा? प्रैक्टिस मैच में तो चला है, 40 इनिंग्स होने कल. हाँ, सही. चलें उमैर की तरफ चलते हैं. उमैर हमारे साथ वापस आ चुके हैं. तो उमैर, आप बताएं कि आप लाहौर में बैठे हैं, तो जारी बात है लाहौर कलंदर के सपोर्टर हैं, मुझे तो पता है, मगर आप अपनी एसोसिएशन दोबारा लाहौर कलंदर के साथ बताइए, और ये बताइए कि लाहौर की टीम कैसी लग रही है आपको? अच्छा, क्योंकि मतलब मैं तो अब पिछले जब से सीजन स्टार्ट हुआ है पीएसएल का, तब से ही लाहौर का सपोर्टर हूँ, और बहुत डाई हार्ड सपोर्टर हूँ. आपको भी पता है, और मेरे ख्याल में जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, जितने या नहीं जिनको पता है, मैं उनके लिए भी बता रहा था. अच्छा, उसमें
इस दफा की जो टीम है वो काफी बैलेंस है जो नजर आ रही है, लेकिन उसमें एक चीज जो थोड़ा सा मैं मुर्तजा भाई से डिसएग्री करूंगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसे हमारा टॉप ऑर्डर मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा हम वी हैव रिनोन फॉर एन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, लेकिन इस दफा हम लोगों को आइडिया नहीं हो पा रहा कि हम अगर हम टीम कम्बिनेशन के हिसाब से जाएं तो हम टॉप ऑर्डर में कौन से दो वो हैवी वेट चैंपियन खिलाएं। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू अदर टीम, सबके पास बहुत हैवी टॉप ऑर्डर और बहुत एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर भी है, तो हमें इस वक्त फखर पे एज एन ओपनर बहुत रिलाई करना पड़ेगा और सोहेल अख्तर पे। तो उसके बाद ये कि मिडिल ऑर्डर में हफीज और बेन डंक है, मेरे ख्याल में उनके पास एक्सपीरियंस है। टॉम एबल की जगह देखनी पड़ेगी राशिद के बाद किस तरीके से बनती है ये क्या, क्योंकि अभी उन्होंने प्रैक्टिस मैच में तो सिर्फ ओपन उनसे उनसे ओपन कराया था उसे प्रैक्टिस मैच में। ये थोड़ी सी वैसे एक मुझे डिफरेंट वो लगी थी, मे बी रीजन बिहाइंड आकिब, शायद उनका नया कि जी व्हाई नॉट कि इसको ओपनर बनाया जाए तो टॉम एबल माइट बी वी आर सेइंग एज एन ओपनर अगर वो खेलें, क्योंकि उनके पास एक एड ऑन फैसिलिटी है कि वो बॉलिंग भी करा लेते हैं। मे बी शायद इस वजह से उनको जो डेली मेरे मुताबिक शायद जो डेली पे थोड़ा सा एज हासिल है अगर उनको यार राशिद के दिल्ली बाद अभी तक ऑब्वियसली पहुंचा नहीं संजय है, भाई मुझे बिल्कुल कोई सही कह अभी रहे तक न्यूज नहीं मिली दिल्ली की। पहुंच गया जी, पहुंच गया, पहुंच गया। पहुंच गया। चलिए, जी खबर ब्रेक हो गई है, जो बिल्कुल लोग पूछ रहे हैं आपने देख लिया, खुद देखा है ना अपनी आंखों बिल्कुल से? मैं भी गुड। जी जी मैंने भी अभी अब यही बात कहनी थी कि मैंने भी कंफर्म किया था अभी सोर्सेस से अपने, तो वो माशाल्लाह पहुंच गए और तकरीबन इस टाइम हमारे पास सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं अवेलेबल हैं। अच्छा तो अच्छा। ये चीज एक अच्छी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कोविड सिचुएशन में जब तक प्लेयर ना पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो धड़का ही लगा रहता है कि क्या सिचुएशन है, कहीं उनकी भी कोई रिप्लेसमेंट या कोई वेट ना करना पड़ जाए। हाँ। तो बिल्कुल जो दिल्ली अभी जैसे आपने कहा है कि वो थोड़ा सा उनका बैड पैच आया हुआ है आजकल, बिग बैश में काफी ज्यादा उनको चांसेस तो बहुत मिले लेकिन वो अवेल नहीं कर सके। तो लेट्स सी कि अब वो लाहौर में किस तरह हो, लेकिन ये बात सही है कि राशिद अगर चले जाते हैं तो हमारे पास एक एक्स फैक्टर मिसिंग होगा इस दफा। तो लाहौर हमेशा जो है फैंस की दुआओं पे और ये है कि अपनी लास्ट में अगर आप मुझसे पूछें तो वैसे बॉलिंग बॉलिंग जो है ना हमारा डिपार्टमेंट, जिस पे हम रिलाई अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि जो अहमद दानियाल जो है हमारे जो पीडीपी के जो फाइंड हैं, जो इनको टी10 में भी मौका दिया गया और कल सरप्राइजिंगली उनको वन डाउन भेज दिया गया और वहां पे उन्होंने 22 बॉल्स पे 31 का स्कोर किया, जिसके अंदर उन्होंने 2 सिक्सेस भी मारे। तो मेरे ख्याल में इज अ गुड प्रोस्पेक्ट अगर वो खेलें, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग हमें अच्छी अभी भी, मतलब अगर राशिद को निकाल भी दिया जाए स्टिल बॉलिंग हमारी एक अच्छी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। यार बैटिंग को उमैर, देखना पड़ेगा किस आपने तरीके से अभी एक जेन्युइन बात होते की हैं और थी, क्लिक करते उमैर आपने अभी बात की थी हमारा टॉप ऑर्डर कोई दफा तगड़ा नहीं है। आप जैद आलम को बड़ा इजी ले रहे हैं, अगर उसके अंदर क्रिस लिन की रूह आ गई फिर। हैं। मैं तो चाहता हूँ आए अच्छा मैं कल देख रहा था उनको प्रैक्टिस करते हुए, वो पठान है और कद में भी लंबे हैं, तो उनके पास ये जरूर है कि उनके पास सिक्स हिटिंग एबिलिटी जरूर है, लेकिन वही वाली बात है क्वालिटी ऑफ सिक्स हिटिंग एबिलिटी वो देखना डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है पीएसएल के अंदर जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो टॉप नॉच होता है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर लीग्स हमारी ये समझा जाता है कि पीएसएल में एक अच्छी बॉलिंग स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। और जैसे कि मुर्तजा ने कहा, आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड टू सी टॉम एबल बैट हाउ दे रिएक्ट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन एंड अवर फ्रॉम आवर बॉलिंग के स्टैंडर्ड के हवाले से। तो टॉम एबल एक वेरी एक्साइटिंग पिक है। तो और इससे काफी अच्छा फैंस भी काफी ज्यादा उसको देखने में एक्साइटेड हैं, मगर देखते हैं कि वो किस तरीके से इन होते हैं टीम के अंदर। यार वो पिछले साल ना सारे फैंस डेन विलर्स को देखने के बारे में बड़े एक्साइटेड थे और उसके पिछले साल वो लॉरी एवंस को पता लग गया। हम डेन विलर्स के रिवर्स भी के छप्पे देखते रह गए और जब वो इधर आए तो वो चले ही नहीं। एनीवे, बाकी टीम्स की तरफ चलते हैं। यार मुर्तजा, आप मुझे बताइए कि बाकी टीम्स, अब नॉर्थ लंदर के ऊपर पूरा शो नहीं करना चाहिए, बाकी टीम्स को भी एनालाइज थोड़ा आप लोगों का ओपिनियन लेते हैं। बाकी टीम्स किस तरह स्टैक अप कर रही हैं? आपके ख्याल में कौन सी टीम आपको काफी डेंजरस लग रही है? कराची किंग्स, सही। बाबर शर्जील ओपनिंग, इंग्रम है उनके पास। जो मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी, इनके पास नबी भी है और क्रिश्चियन भी है लो ऑर्डर, तो वो मिड टू लो ऑर्डर टेल संभाल लेंगे इनकी बड़ी अच्छी तरह, एंड दे आर इन टॉप फॉर्म बीबीएल से। आई होप वही फॉर्म ये कंटिन्यू रखें इनटू, बट ये देखने के लिए कि अब ये जो क्लार्क या वॉल्टन में से किसको खिलाते हैं। बिल्कुल, हाँ, उनमें से एक खेलेगा मेरे ख्याल में वॉल्टन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले साल उसी के साथ जा रहे थे और उसको गोल्ड में पिक किया शुरू में।
हाँ जी, बल्कि रिटेन किया उसको, तो शायद वॉल्टन को रिटेन किया या पिक किया दोबारा, सॉरी दोबारा इन्होंने शायद गोल्ड में दोबारा पिक किया उसको, पिक किया, आई थिंक हाँ। तो आप वैसे कराची की एक छोटी सी वीकनेस हमने ढूंढी थी, वो ये थी कि इनके पास कोई रनाउंड स्पिनर नहीं है, अहमद वसीम है बस, दैट्स इट। और नबी का तो पता है ही इज गोइंग एक्सपेंसिव दीस डेज। नूर अहमद भी है अफगानिस्तान का, मगर उसकी जगह किस तरह बनेगी? आप डैन किस्टन, इंग्रम और मतलब कि वॉल्टन, एक कीपर तो वॉल्टन ने तो, या उसमें जो क्लार्क ने तो खेलना क्योंकि लोकल कीपर नहीं है इनके पास। इंग्रम भी खेलेगा और नबी क्रिश्चियन भी खेलेंगे तो हाँ, दैट्स ट्रू। तो फिर नूर तो नहीं खेलेगा, तो अब अहमद वसीम अकेले ही होगा स्पिन डिपार्टमेंट में। इनके वो थे ना उमर खान, बहुत अच्छे स्पिनर थे, वाई इन्होंने उनको, हाँ इस दफा तो नहीं है, मगर ये कि इनके पास अब नबी है। नबी अब देखते हैं, अब नबी और अहमद वसीम तो थोड़ी सी इनके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं होगा प्लेइंग 11 में जो कि स्पिन करेगा बॉल को, क्योंकि दोनों सीधी सीधी बॉलिंग करते हैं। नबी भी चला जाएगा आफ्टर 10th मार्च। हाँ नबी तो T20 खेलने के लिए चला जाएगा, बिजनेस एंड के लिए चला जाएगा, देखें उसकी क्या रिप्लेसमेंट उनको मिलती है। तो उमैर आप बताएं कि कौन सी टीम आपको सबसे डेंजरस लग रही है इस टाइम पे? नहीं, मुर्तजा से और आपसे दोनों से एग्री करता हूँ इस टाइम ऑन पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम सिर्फ ऑन पेपर ये भी देख सकते हैं। तो ऑन पेपर तो कराची किंग सबसे तगड़ी लग रही है, लेकिन अभी आप लोगों को पता हो कि इस टाइम करंटली कराची का प्रैक्टिस मैच हो रहा है, जिसमें मैं अभी लास्ट टाइम शो में आने से पहले मैं देख रहा था, तकरीबन 10 ओवर में उनके 91 पे 81 पे 4 आउट हो गए थे, जिसमें सिर्फ बाबर आजम खड़े हुए थे। बाकी वॉल्टन भी आउट हो गए थे, शजील को 2 दफा चांस मिला, वो भी आउट हो गए थे। और क्या नाम है, उनको बेसिकली जफर गौहर ने आउट किया था अभी प्रैक्टिस मैच की मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है नबी भी है 4 रन पे आउट हो गया, बिल्कुल वो मतलब ये तो मैं प्रैक्टिस मैच का बता रहा था। वैसे अगर आप देखें तो बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया दोनों ने कि इनका स्पिनर, मैं यही कहना चाहता हूँ, स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है, जिसके अंदर क्योंकि वो देखा जाए तो इमाद वसीम और नबी दोनों बेसिकली एक ऑलराउंडर की टाइप के उसमें, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं जिसे कह सकते हैं हम इसको। तो बाकी इनका इनका बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी स्टेबल है, और खासतौर पे कराची में बॉलिंग करने के लिए बड़े वो सूटेबल है। वो पिछले अरसे से, क्योंकि उनका कोर मेंटेन हुआ है, लोकल कोर। और आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने फाइनल में बॉलिंग कर छोड़ी थी, उनकी वो कटर्स और लेंथ उनकी बड़ी परफेक्ट हुई है आमिर के साथ, और जिस तरीके से वसीम अकरम उनको चला रहे हैं, तो वो तो मे भी शायद उनको इतना जरूरत पड़े ना, इसी वजह से उनको जो है ना मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट टीम कहा गया, क्योंकि उनके पास टॉप ऑर्डर भी है। अभी मिडिल ऑर्डर में देखें इंग्रम उन्होंने रिप्लेस किया, हालांकि उन्होंने एलेक्स हेल्स को, रिजवान दोनों को दे दिया। मतलब आप ये देखें उनकी एक डेप्थ आप चेक करें कराची की, कि उन्होंने 2 ऐसे प्लेयर दे दिए जो कि इस टाइम अपनी फॉर्म ऑफ द लाइफ में, लेकिन स्टिल कराची लुक्स द फेवरेट। तो ये उनकी उसकी टीम की एक बात है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में कराची इस टाइम ऑन पेपर सबसे बेस्ट। बिल्कुल, कराची ने रिटेंशंस भी अपनी मेन कोर की कर ली थी, और ड्राफ्ट भी बहुत अच्छा गया था, बेंच भी उनकी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली एक चीज और ऐड करूंगा जी साकिब में, सॉरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे बड़ा देखें कराची इसलिए भी फेवरेट है कि उनकी जो लोकल पिक्स हैं वो बहुत तगड़ी हैं। आप देखें दानिश में देखें, बाकी कासिम अकरम को देखें, तो मतलब मेरे ख्याल में उन्होंने अपना हर होमवर्क उस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। उनका बेंच बहुत तगड़ा बैठा हुआ है। दिशान मलिक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको मौका ही शायद नहीं मिलेगा काफी अच्छे प्लेयर्स को, वो कराची में चले गए। मैं तो ये बात हो रही थी मेरे को, मैं आप मोहम्मद फैजान को भी इजी ले रहे हैं, वो भी किसी उससे कम नहीं है, किसी जिशान मलिक से, मोहम्मद फैजान। अच्छा चलें आगे चलते हैं। मुर्तजा आप मुझे बताएं कि आपको सबसे इस टाइम पे जो सारी टीम्स हैं उनमें से सबसे वीक कौन सी टीम लग रही है और क्यों? एक ही आती है दिमाग में, ज़ल्मी। अच्छा ज़ल्मी लग रही है आपको? बिकॉज एक तो इनका फॉरेन जो कंटिजेंट है ठीक है, बट दे आल्सो लॉस्ट मिलर, पार्शियली अवेलेबल है। यस, बिजनेस एंड के लिए अवेलेबल होगा, बट यू नो तब तक इनके हालात क्या होंगे, क्या कितने पॉइंट्स होंगे इनके पास, हमें पता नहीं। उसके अलावा लिविंगस्टोन को लूज करना अगेन काफी इनको बिल्कुल। उसकी जगह कैडमोर आए हैं जो T10 में अच्छा खेल रहे थे। हाँ, T10 में ठीक खेल रहे थे, बट देखते हैं किस तरह परफॉर्म करते हैं यहाँ। और हैदर अली भी, बस इनकी भी फॉर्म काफी क्वेश्चनएबल है अभी, तो इनको मसला होगा। हैदर अली, मलिक है यार, मलिक भी तो चलता है कई दफा उसके इमाम है, कामरान की अब पता नहीं क्या फॉर्म, यूजुअली ही डज परफॉर्म हर साल। कामरान ने बड़े अरसे से क्रिकेट नहीं खेली अगेन, सो उनको काफी मसला होगा कि उनका लोकल और इंटरनेशनल जो मिक्स है इस बार इज बिग क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है आपके ख्याल में इन्होंने सिर्फ 5 रिटेंशंस की थी और पूरा ड्राफ्ट इनके पास अवेलेबल था, उसके बावजूद भी इनकी टीम इतनी डेंजरस नहीं बन सकी।
मेरे में जो इन्होंने हसन अली को नहीं रोक पाए वो इनसे गलती हो गई। मैं होता तो मैं कभी जाने ना देता उस प्लेयर को। बिल्कुल, वहाब रियाज हैं चले इनके पास, मतलब महमूद ठीक है। मैं मतलब कि होता ना, मैं उसको कहता कि यार मैं तेरा रोटी ग्रुप भी इधर बनाऊंगा, एक कामरान अकमल के साथ और वहाब रियाज के साथ ना तुम्हारा एक निहारी ग्रुप बनाऊंगा, साथ में मैं तुम्हारा वो करूंगा, तुम्हें $3-4 लाख अंडर द टेबल ना तुम्हें अलहदा भी पहुंच जाएंगे प्लाटिनम कैटेगरी के, उससे भी डबल दूंगा, मगर तुमने जाना नहीं है। जाना नहीं, दैट्स अ बिग लॉस। या बिल्कुल। अच्छा, तो कोयटा के क्या हालात लग रहे हैं आपको मुर्तजा? क्वेटा को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट वो आई थिंक दे आर वाइल्ड कार्ड इस बार। ठीक है, गेल के जाने के बाद आपने कहा ऐसे फाफ डुप्लेसी है इनके पास, होपफुली टॉम बैंटन अच्छी फॉर्म दिखाएं, फुली अवेलेबल है इस बार, फाफ भी फुली होगा मतलब आफ्टर गेल गोज। उसके अलावा डेलपोर्ट का देखना पड़ेगा, वो भी ठीक, इज इन डिसेंट फॉर्म। एंड कटिंग है फॉर्म इनका, जो लो ऑर्डर है, मोहम्मद नवाज है नीचे, और अब डेल स्टेन आई थिंक पहले 2 मैच मिस कर रहे हैं कह रहे हैं। हाँ, स्टेन के 2 मैचेस मिस हैं, तो वहां भी बॉलिंग एक्सपीरियंस भी आ जाता है इनके पास। अनवर अली भी है ऑलराउंडर। आई थिंक क्वेटा ओवरऑल इज अ, आई वुड से दे आर रीजनेबली टीम, दे डिसेंट। जितना हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उतना नहीं है, उतना नहीं। चलिए मैर के पास चलते हैं। मैर, आप बताइए कि कौन सी टीम आपको सबसे वीक लग रही है और क्यों? अच्छा, ये जब से लिविंगस्टन और ये लोग नहीं गए थे तब तो बड़ा इजी था कहना, क्वेटा को पिक करना बहुत इजी था, लेकिन जिस तरीके से अभी रिप्लेसमेंट हुई हैं ओबियसली उसके बाद टीम का जो एक ओवरऑल शेडो है वो काफी चेंज हुआ है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जल्मी को काफी बैड हिट्स पड़ी हैं, क्योंकि उनको एक तो पहले ही हसन अली चले गए थे और साथ में फिर लिविंगस्टन का भी एक ऑप्शन है। वो अलग बात है कि कामरान अकमल का बैकअप इन्होंने वो लास्ट टाइम ट्राई इमाम को बना के ट्राई कर लिया था, एंड इमाम इज अ डिसेंट पिक। मैं आई डोंट नो कि व्हाई अदर टीम्स नॉट गो फॉर इमाम, ही इज अ वेरी मेच्योर एंड डिसेंट पिक। और साथ में अब तो वो अगर कीपिंग या कोई अच्छा फील्डिंग की भी ऑप्शन देते हैं तो मुझे बनस्बत इमाम काफी पसंद है, मतलब T20 के हवाले से भी। तो अच्छा, अगर आप थोड़ा सा क्वेटा और पेशावर का बैटिंग का वो करें ना, तो आप ये देखेंगे कोई पेशावर में फिर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। क्वेटा के इस वजह से थोड़ा सा फ्रेजाइल आ जाता है अगर आप फैफ को अगर थोड़ा सा वो साइड पे भी करते हैं। और क्योंकि फैफ को अगर आप देखेंगे उनकी रिसेंटली फॉर्म इतनी नहीं है, अभी आपने टेस्ट मैचेस में भी देखा कि वो इस तरीके से उनका उस ग्रुप में नजर नहीं आ रहे। तो उसमें भी, और अब इनको गेल का भी एक इशू है उनके बाद, मतलब ये है कि अगर उनकी चल गई बैटिंग तो मे बी शायद 200 तो बहुत इजी है टारगेट, लेकिन अगर नहीं चली, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखें क्वेटा में आजम खान भी थे, आप आजम खान को बात करना भूल गए। आजम खान अभी उन्होंने इज इन ग्रेट फॉर्म और उन्होंने अभी प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने आज बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। तो उसमें ये है कि लेकिन जब बॉल थोड़ी सी स्पिन ऑन टर्न करेगी या कोई अच्छी बॉलिंग, अगेन बेंटन भी स्ट्रगल करते हैं, हमने T10 में देखा कि अच्छी बॉलिंग अगेंस्ट ही इज क्लियरली स्ट्रगलिंग टू हिट, इवन के वो सीधा बल्ले से नहीं बॉल खेल पा रहे थे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें आजम खान अच्छी हिट लगा लेते, नो डाउट बहुत एक क्लीन स्ट्राइकर है हमारे पास, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, एट टाइम थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, जल्दी वो कर लेते हैं। डेलपोर्ट का हमारे साथ लाहौर के साथ रहे हैं वो, तो लेकिन हमने उनको देखा है कि कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। तो ओवर एंड ऑल के थोड़ा सा उनकी बैटिंग फ्रेजाइल है, जिसकी वजह से मैं क्वेटा की तरफ से जाऊंगा कि मुझे वो क्वेटा थोड़ी सी इस मामले में वीक लगेगी इस वजह से कि, और उनकी बॉलिंग जो है, बॉलिंग आप देखें लास्ट टाइम सबसे ज्यादा मार पड़ी थी क्योंकि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। ठीक है, डेल स्टेन आ जाते, लेकिन आप ये देखें डेल स्टेन को भी मार पड़ी थी सिवाय एक मैच को छोड़ के जिसके अंदर वो लाहौर के कहीं से अच्छे चले थे, बाकी हर मैच में उनको बहुत अच्छी खासी मार पड़ी थी। और आप भूल रहे हैं शनवारी भी है उनके पास। अनवर अली और शनवारी का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? रन लीक हो सकते हैं? नहीं, दोनों जो है ना वो रोक के बैठ सही है, ठीक है। अच्छा चलिए यार, बाकी टीम्स की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद को काफी डेंट लगा है मुर्तजा उसमें, रिप्लेसमेंट में इनकी 3 बड़े प्लेयर स्पेशली मनरो और जॉर्डन का जाना बड़ा ठीक ठाक डेंट लगा है उनको। मैं तो उनको नंबर 1 रेट करना चाह रहा था, मगर तो कैसा देखते हैं आप? आई थिंक स्टर्लिंग ठीक पिक है, फॉर्म में है, और मनरो के मतलब आई वुडंट से लेवल का प्लेयर है, बट वेरी क्लोज, यू नो, एक्सप्लोसिव चल जाए तो देन 60-70 तो कहीं नहीं गए। इसके अलावा डेथ बॉलिंग पर इनको होगी अगेन, जॉर्डन को लूज करना। अली खान इज रिलेटिवली अ डिसेंट पिक, मैं इतना आई वुडंट से, अब कितने मैचेस मिलते हैं उनको ये हमें नहीं पता। उसके अलावा इनके पास गुड थिंग इज दे हैव एलेक्स हेल्स ऑन टॉप, और फिर हसन अली
इनके पास, सो दैट्स गुड। आसिफ अली भी ठीक ही फॉर्म में, अब इतनी फॉर्म में नहीं है, और हुसैन तलत भी इज फिट, तो इनको काफी, इनके हालात बस ठीक ही हैं कुछ प्लेयरों के लिए। सही। चले उमैर, आप बताएं इस्लामाबाद कैसी लग रही है आपको? अच्छा, इस्लामाबाद वो टीम है जो कि 11 से 11 के 11 बैट्समैन के साथ खेलते हैं। वो आपको पता है, वो कहते हैं कि जी हमें हमें कोई भी बॉलर हो जिसको बैट पकड़ना आता हो हम उसको ले लेंगे। उनका ये माइंड सेट है। तो उस सेंस में आप ये देखें कि उनकी, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके पास बहुत क्वालिटी के बैट्समैन एक आधा के अलावा हों, जैसे एलेक्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब मैं मजे की बताऊं आपको, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये फहीम अशरफ हो गए, हुसैन तलत हो गए, ये पीएसएल में आते एकदम से ना थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। आसिफ अली, आप ये देखेंगे वो पीएसएल में एक बिल्कुल अलग प्लेयर होते हैं, इंटरनेशनल में ऐसा लगता है उनको समझ ही नहीं आ रही। अभी वो लास्ट में जो उनको मौका मिला, और मुझे इतना गुस्सा आया कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 2 बॉलें वो शम्सी की रह गई थी उस पे, मतलब क्या मसला था कि अगर 2 बॉलें, आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड भी नहीं था। मतलब अभी तक उनको मैच अवेयरनेस नहीं आ सकी। मुझे थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि ना, ये हार्टिंग टू डिसहार्ट की, मतलब देख के उनको कि यार इतना उनको टाइम हो गया एक देर को, अभी तक मैच अवेयरनेस ना हो, तो ये थोड़ा सा देख के दुख होता है। अच्छा, ओवरऑल ये जरूर है कि उनको जो हिट पड़ी, हाँ आपने पॉल स्टर्लिंग की बात की, पॉल स्टर्लिंग की पिक मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि T10 में भी और उससे पहले भी जिस तरीके से उन्होंने यूएई की पिचेस पे अफगानिस्तान के बॉलर्स को खेल के डबल सेंचुरी बनाई, वो बहुत मजेदार था। बहुत फ्लुएंट खेले हैं वो। तो उस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि पॉल स्टर्लिंग जो है ना एक अच्छी पिक है, और वो परफॉर्म भी करेंगे। हालांकि अभी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल में खाली देखिए, अफगानिस्तान का तो इशू ये था कि खाली उनके पास स्पिनर अच्छा खेलना था, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे नहीं पाए। पीएसएल में क्वालिटी फास्ट बॉलिंग होती है, तो वो देखना है कि वो फास्ट बॉलिंग को किस तरह अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा अली खान का जो सिनेरियो है वो मुझे कभी भी ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सके, सिवाय ये T10 में थोड़ा सा मैं देखा कि उनकी जो लाइन और लेंथ है थोड़ा सा इन्होंने उसको वेरी किया, और थोड़ा सा अपनी पेस को भी वेरी किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपनी गेम को ये बेहतर कर सकें। तो वो देखना पड़ेगा कि उनको एक तो इन कैसे करते हैं प्लेइंग 11 में, और फिर और किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि मेन चीज देखिए, क्रिस जॉर्डन को का उनको लॉस होना बहुत बड़ी बात है। कलंदर्स T10 में एक जॉर्डन और सोहेल अख्तर की बिना पे पहले 5 मैच जीत गए थे, तो ही इज अ प्रूवन मैच विनर बेसिकली। तो इस मामले में इनको कहीं ना कहीं हिट आएगी। हसन अली हैं बिल्कुल, लेकिन स्टिल हसन अली के साथ कौन देता है ये देखने। अच्छा यार, एक टीम जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसकी मैं प्लेइंग 11 आपको दिखाने लगा हूं। उसके ऊपर के 7 बैट्समैन देखिएगा, फिर मैं आप लोगों से उसका ओपिनियन लूंगा। ये देखिए, रिजवान, लिन, विंस, रूसो, सोहेब मकसूद, खुशदिल शाह, शाहिद अफरीदी, सुहेल तनवीर। ये एक टीम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो मुर्तजा, मुल्तान सुल्तान का क्या चक्कर है? उससे क्यों नाराजगी है? नाराजगी कोई नहीं है, पैक्ड लोडेड है बैट्समैन के साथ। बट इनकी जरा आप दिखाना, फास्ट बॉलर कौन है इनके? फास्ट बॉलर थोड़े से वहां ये मार खा जाएंगे यार इनके स्पिनर अच्छे होते हैं ना। आपको पता है कि शाहिद अफरीदी और इमरान ताहिर इनके लेग स्पिनर्स हैं। मोहम्मद उमर बड़ा अच्छा प्लेयर है। ये मोहम्मद उमर बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, तेज फास्ट बॉलर, यंग लड़का है, 20-22 साल का है, एमर्जिंग में खेलेगा। अभी पाकिस्तान कप में इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मगर इसका यार वो डिस्ट्रक्टिव किस्म की, मैं तो देख के मैंने बनाई तो मैं डर गया पहले। मैंने कहा कि यार ये रिजवान जिस किस्म की फॉर्म में है, ऊपर से लिन और विंस की जो बिग बैश लगी हुई है, नीचे से रूसो और शोएब मकसूद और खुशदिल शाह, शाहिद अफरीदी, ये दूसरी टीम्स का होगा क्या? नहीं, फिर इनकी बॉलिंग अगर ना चली, अब सोहेल तनवीर हैं, ठीक है, और फिर सोहेल खान का आपको पता है, अगर वहां एलेक्स हेल्स और स्टर्लिंग चढ़ गए उनके हाथ, तो वो भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो मगर आपके ओवरऑल मुल्तान सुल्तान को किस तरह रेट कर रहे हो मुर्जा? आई थिंक अगर टॉप कराची है, आई वुड से डेफिनेटली से दे आर नंबर 2 पे आप रेट कर रहे हैं। आप उमैर, आप मुल्तान को कैसा रेट कर रहे हो? यार पहले तो मैं आपसे नाराज हूं कि आपने एडम लिथ को इसमें नहीं रखा। यार एडम लिथ, आपको पता है कि मैं इसमें, मुझे बताएं किसमें, मुझे अब प्लेयर बताएं किसकी जगह फिट करूं, देखें किसको निकालूं। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन लिन को निकाल दूं? अगर लिन की जगह लिथ, एक जैसे नाम है, कर देते हैं लिथ। नहीं, वो होता है ना लिन की कभी फिटनेस का, तो जगह बिल्कुल। और वो आपको पता है कि फिर
इस दफा तो जैसे कहते हैं कि लेन ने जो है ना बड़ी खामोशी से एंट्री की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है ना दरवाजा खोलते ही बताया सिर्फ मैं कराची आ गया हूँ। कराची आ गया, मुझे किधर है भाई तो इस मामले आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैटिंग हैवी टीम है नो डाउट। और देखें बात सर ये कि इनका मेन वेपन है, ये खुद कहते हैं कि हम स्पिन हैवी अटैक के साथ जाते हैं। और अभी आपने इसमें ये नहीं देखा कि उस्मान कादिर जो है ना वो मुझे नजर नहीं आए, क्योंकि उस्मान कादिर इस टाइम जो है ना टॉप पे जा रहे हैं। उस हिसाब से मतलब देखेंगे, मतलब अगर आप फर्स्ट को आपको रेस्ट देना हुआ शायद अफरीदी को, क्योंकि उनका वर्कलोड ओबियसली मुल्तान मैनेज करेगा, तो आपके पास बैकअप पे एक बहुत अच्छा स्पिनर है उस्मान कादिर के हवाले से। तो मेरे ख्याल में स्पिन बॉलिंग के हवाले से तो मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 पे ये टीम है कि जिनकी बात नहीं अच्छी स्पिनर लेग स्पिनर। तो हाँ, इनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस मौजूद जरूर है लेकिन पेस नहीं है। लास्ट टाइम आप देखेंगे डेविड विजय ने जिस तरीके से खड़े खड़े इनको हिलने भी नहीं दिया, इनकी सोहेल तनवीर को जिस तरीके से मारे थे, तो वहां ये मार खा सकते हैं। आप ये देखें कि जब तक स्पिन बॉलिंग कर रही थी मैच मुल्तान ने पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही फास्ट बॉलिंग आई तो वहां से मैच मुल्तान ने लूज कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साकिब भाई कि आपको जब जब आप देखें इस टाइम पहली दफा पीएसएल में ऐसा है, मुर्तजा भी मेरे ख्याल में शायद मुझसे एग्री करेंगे कि और बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 1, 2 एंड 3, 4 करना किसी भी टीम के लिए 19-20 से फर्क है किसको हम करें, क्योंकि सारी टीम बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पे यही लूप होल देखने पड़ते हैं कि वहां पे कौन सी ऐसी चीज है जहां पे अगली टीम मैच ले जाएगी। बिल्कुल बैटिंग तो नजर आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग से ना मार खा जाए, खासतौर पर डेथ बॉलिंग। सही, ठीक है यार, मेरी लंच ब्रेक खत्म होने वाली है तो मैं इसको जल्दी जल्दी प्रोग्राम को रैप अप करने की तरफ निकलता हूं, मगर फिर भी 2-3 छोटी छोटी चीजें पता है हम बात करेंगे कि एक और खबर आई है उस पर आप लोगों का ओपिनियन मैं लूंगा। कि आज किसी ने मुझे टैग किया था ट्विटर पे कि सोहेल अख्तर ने बोला है कि यार हम शाहीन अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करेंगे। यार उसका पाकिस्तानी टीम ने नहीं किया तो क्या सोहेल, मतलब कि आपने पीएसएल में करना है जहां पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुर्तजा क्या कहेंगे आप इसके में? अच्छा, मुझे पता नहीं था, आई डिडंट सी दिस। अच्छा, तो अब वही है, अब इनकी जगह शाहीन की जगह फिर कौन कराएगा बॉलिंग? आई मीन दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? तो अब हो सकता है राशिद के जाने के बाद ही कोई फास्ट बॉलर ले आए बॉलिंग। फिर दानियल के साथ जा सकते हैं ना, दानियल होगा, क्योंकि अगर शुरू की प्लेइंग 11 में दानियल की नहीं जगह बनती तो अगर वर्कलोड उसका मैनेज आपने पीएसएल में करना है, पहले तो यार मेरा तो मशवरा इनको ये है कि भाई पीएसएल को छोड़ दें, उसके बाद वर्कलोड मैनेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोचे। हम $2.5 लाख दे रहे हैं हम नहीं कर सकते। उमैर आप क्या कहोगे इस पे? शाहीन, ये कोई सुनी है आपने इस तरह की खबर सोहेल अख्तर की कि उमैर सोहेल अख्तर की खबर इस तरह की सुनी है कि वो शाहीन अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करेगी लाहौर के अंदर? देखें साकिब भाई, सोहेल अख्तर इसलिए इतने अच्छे मीडिया को वो नहीं कर पाते क्योंकि वो हर बात बेचारे जो है ना बड़े सादगी से बोल देते हैं। मुझे बड़ी अच्छी ट्वीट लगी, शायद आपकी नजर पड़ी हो कि नहीं पड़ी हो। वो इसी तरीके से ट्विटर पे एक बंदे ने, एक फॉलोअर ने जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाउ यू कैन मैनेज योर वर्कलोड। तो समीर ने बड़ा अच्छा एक आंसर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए नाउ ही इज द वाइस कैप्टन, वो अपना वर्कलोड खुद ही मैनेज करेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे कि कब बैठना है कि कब नहीं बैठना है। तो तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, वो बेसिकली उनके लिए पूरे साल में 10 मैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओबियसली कुछ बातें होती हैं कहने के लिए। हाँ, अगर तो इन्होंने पहले के 7-8 मैच जीत के क्वालिफाई कर लिया फिर व्हाई नॉट, फिर इनके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज करें वो मैच वही जिस तरह से हमेशा से डू एंड डाई सिचुएशन होता है, तो आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेज किया जा सकता है? सही सही सही। चलें यार, अब पेशावर ज़ल्मी फैंस के लिए हम प्लेइंग 11 का शो नहीं कर सके थे, तो मैं यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। उन पे दोनों अपने गेस्ट का मैं ओपिनियन ले लूंगा, उसके बाद हम दोनों गेस्ट से इनकी फाइनल रेटिंग लूंगा हर टीम की कि 1 to 6 हर टीम को क्या किस नंबर पे रेट कर रहे हैं, और शो को फिर उसके बाद हम व्यूअर्स की प्लेइंग 11 जो है वो चला देंगे और शो को खत्म करेंगे। चलें यार, पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई थी मेरी ओपिनियन में वो ये है। कामरान अकमल, इमामुल हक के साथ ओपन करवा रहा हूं मैं, हैदर अली, शोएब मलिक, फिर उसके बाद डेविड किलर मिलर। बुपारा के साथ मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में शर्फेन रदरफोर्ड इज नॉट एज गुड एज बुपारा। बुपारा भी टी10 में बड़े अच्छे, बड़े स्वीटली छक्के लगा रहा था, बड़े खूबसूरत छक्के लगा रहा था। अमाद भट्ट को लेके आया हूं मैं, वहाब रियाज कैप्टन,
तो यहाँ तक बैटिंग जा रही है, वहाब तक इनकी बैटिंग जा रही है 8 नंबर तक। उसके बाद साकिब महमूद भी थोड़े से छक्के लगा सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भी लगाए थे 1-2। मुजीबुर रहमान भी अच्छी बैटिंग कई दफा कर लेते हैं बिग बैश में, मैंने ब्रिस्बेन हीट से देखा है कि वो कर सकते हैं। तो मुजीबुर रहमान वापस अभी यूएई भी नहीं जा रहे अफगानिस्तान वाली सीरीज में, तो T20 में जाएंगे, तो अभी पहली ये कराची लेग तो पूरी खेल रहा है। और मिस्ट्री स्पिनर इबरार अहमद लेग स्पिन लेकर आया हूं मैं इनके पास। तो ये मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी। इस पे कोई इनपुट देना चाहेंगे आप? पहले मुर्तजा से पता कर लेते हैं। मुर्तजा, कैसी लग रही है आपको पेशावर की प्लेइंग 11? अच्छी लग रही है जी जो बनाई है आपने, बट ये मिलर होगा पहले 5 मैच, इसकी जगह फिर कैडमोर आई थिंक कैडमोर आएगा। बिल्कुल, ही लुक्स सॉलिड। ठीक है। आपको उमैर इसके ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके ऊपर? और बेंच मैंने किसको किया आप बताएं कि किसको जो मैंने बेंच लगे? शर्फिन रदरफोर्ड, आई कैन थिंक ऑफ वन। जी रदरफोर्ड को, बिल्कुल रदरफोर्ड को आपने किया, जबकि वो उनके डायमंड प्लेयर हैं, आपने उनके डायमंड प्लेयर को आराम से साइड पे कर दिया। यार वो डायमंड प्लेयर तो है, मगर वो अब वो डायमंड की गलत पिक लेके तो गलत पिक अब वो डायमंड की गलत पिक। अच्छा, एक और भी मैंने बेंच किए हैं, इरफान सीनियर भी नहीं है इसमें। इरफान सीनियर को कहीं पर फिट कर सकते हैं इस टीम में, कहीं पर मे बी इमाद भट्ट की जगह ही आ सकते हैं। इमाद भट्ट के, लेकिन इमाद भट्ट के अगर आप रिसेंटली T10 फॉर्म देखें तो ही इज वेरी गुड, लेकिन वही वाली बात है कि अब इसमें थोड़ी सी मुझे बॉलिंग लग रही है, उसकी वजह से उसकी जगह अगर हमें बैलेंस आउट करना हो तो मे बी इरफान को हम इसमें बड़ी इजीली फिट इन कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ओवरऑल बाकी आपकी बिल्कुल सही प्लेइंग 11 जो फर्स्ट मैच के लिए। चले यार, अब आप दोनों से पहले मुर्तजा से पता कर लेता हूँ। मुर्तजा, फाइनल जाने से पहले हाउ ऑल द टीम स्टैक अप, नंबर 1 2 3 4 5 6, अपनी रेटिंग बताइए सब हर टीम की। ओके जी, नंबर 1 कराची, नंबर 2 मुल्तान, 3 लाहौर, नंबर 4 मैं जाऊंगा उनके साथ अपना इस्लामाबाद, नंबर 5 क्वेटा, नंबर 6 पेशावर। वो इतनी जबरदस्त मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी, मगर फिर भी 6वां नंबर मिला है पेशावर ज़ल्मी को। ज़ल्मी इस टाइम पे ऑब्वियसली हमारी रेटिंग में भी नंबर 5 पे ही है वैसे वो, रेलू कट्टे की रेटिंग में भी। उमैर, आप बताइए अपनी 1 to 6 रेटिंग। और उमैर क्रूशल मौके पे चला गया, उसका इंटरनेट जो है वापस आ गया। उमैर जी, उमैर आप अपनी फाइनल रेटिंग बताइए 1 to 6। उमैर फिर वो हो गए हैं। उमैर का 1-2 सेकंड और वेट करते हैं, और अदरवाइज मेरे पास कोई और न्यूज स्केड्यूल के हिसाब से, यार स्केड्यूल पे नजर डालते हैं मुर्तजा उतनी देर जब तक उमैर नहीं आते। स्केड्यूल देखिए, पहला मैच किस किस का हो रहा है? कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये मैच कब होना है? परसों होना है ना? परसों होना है, हाँ जी, सैटरडे। तो कैसा आप देखते हैं इस एनकाउंटर को? कराची तो ले जाएगा, कराची ले जाएगा। होम कंडीशंस है, टीम भी बहुत अच्छी है कंपेयर्ड टू कोयटा। हाँ, फैन भी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, कराची भाई नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप अपनी रेटिंग दे दी, और फिर उसके बाद पहले मैच जो कराची वर्सेस कोयटा, उसको भी बता दीजिएगा कि कौन जीतेगा आपके ख्याल में। तो मैं अच्छा, उसमें ये है कि पहली तो ऑब्वियसली कराची ऑन पेपर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। सेकंड में ड्यू टू माय फेवरेट एडम लिथ एंड क्रिस लिन और बैटिंग हैवी लाइनअप, मुल्तान एंड स्पिनर्स डोमिनेशन, बिल्कुल मुल्तान में कोई शक नहीं। थर्ड पे मैं लाहौर को रखूंगा, लाहौर का क्योंकि वेल बैलेंस साइड है। अच्छा, फोर्थ में मैं रखना चाहूंगा इस्लामाबाद को, फिफ्थ में मैं पेशावर को, और सिक्स्थ में मैं कोयटा। अच्छा, आप भी 6 में कोयटा को। यार हमने रेलू कट्टो ने भी जो ये जो रैंकिंग की थी, उसमें हमारी ये थी, जो मेरी थी, वो नंबर 1 मैंने रखा था ऑफ कोर्स कराची को। नंबर 2 मैंने दिया है लाहौर को, मगर राशिद खान की वजह से। अगर राशिद खान पूरा सीजन खेल रहा है तो लाहौर नंबर 2 है। अगर राशिद खान पूरा सीजन नहीं खेल रहा, तो फिर सिर्फ 2 मैचेस खेल रहा है, तो फिर लाहौर को तीसरे और चौथे पे मैं रखूंगा। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद को रखा था हमने, चौथे नंबर पे मुल्तान को, 5वें पे ज़ल्मी को, और 6वें पे हमने रखा था कोयटा को। तो यही हमारा यार रेटिंग्स थी। तो थैंक यू सो मच उमैर, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स की पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 पे जाने से पहले मैं आप दोनों को खुदाफिज करूंगा, क्योंकि मैं उसके बाद वो चला दूंगा और शो एंड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच उमैर, थैंक यू सो मच मुर्तजा, आप दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी फीडबैक दी, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इस तरह के PSL फैन बेस्ड एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू।
इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच साकिब भाई फॉर योर शो। ओके, खुदा हाफिज। चलें जी, या पेशावर ज़ल्मी के प्लेइंग 11 आप लोगों ने बहुत सी भेजी हुई थी, कल ये शो रह गया था तो मैं इनको भी प्ले कर दूं और उसके बाद मेरी तरफ से खुदा हाफिज। कुछ हारेंगे कुछ जीत जाएंगे, फिर घर सारे चले जाएंगे, खुशियां कई मिल जाएंगी। एक दिन